साथियों, मैं डॉक्टर गीतम सिंह जनपद कासगंज के गांव मेहदवा का रहने वाला हूं और वर्तमान में जनपद बदायूं के कस्बा उझानी में रह रहा हूं। बंधुओं, मैं आपको आज के समाज में व्याप्त जो कुरीति है, जैसे एकल परिवार होते चले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है लेकिन शिक्षा का स्तर अलग होता चला जा रहा है। इससे समाज में जो कुरीतियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। मैं आपको अपना बताऊं, हम 19वीं सदी के लोग हैं और आज 21वीं सदी की ओर सफ़र कर रहे हैं। हमने वो चीज़ें सारी देखी हैं, बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक। समाज को किस तरह से बांधा जाए और समाज को बांधते बांधते हम किस तरह से तोड़ना शुरू कर दिया, टूट गए, ये एक सोचनीय विषय रहा। मैं गांव का रहने वाला, सामूहिक परिवार में रहता था। सामूहिक परिवार में चाचा चाची, दादा दादी और यहाँ तक के हमारे चाचा के, हमारे पिताजी के दूसरे चचेरे तैरे भाई भी शामिल हुआ करते थे। हम बच्चों पर पूरे परिवार की, पूरे समाज की दिशा नज़रें तो रहती थीं, दिशा निर्देशन रहता था और बच्चा कहीं कुरीतियों पर कहीं भटक न जाए, इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता था। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ये थी कि अगर एक बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उस गांव का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बड़ा उसको आकर के डांट सकता था, डांटता था, उसको सही रास्ता बताता था कि ये गलत कर रहे हो, तुम्हें रास्ते पर इस पर चलना है, ये गलत। और जहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर दी जाती थी। और उस पिटाई का अगर उलाहना उस बच्चे ने अपने घर पे किया तो उसकी माँ और उसके फादर उस पर उल्टा और मारते थे। अब वो पूछता है कि हमारी पिटाई उन्होंने की, हमने शिकायत किया, आपने हमसे और पिटा। तो वो कहते थे कि वो निश्चित रूप से तुमने कोई गलती की थी तब उन्होंने तुम्हें डांटा, तुम्हें मारा था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज विद्यालय का टीचर भी किसी चीज़ को समझाते वक्त अगर बच्चे को डांट देता है, पीट देता है, मार देता है या कुछ कह देता है तो उसके गार्जियन सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं टीचर से शिकायत करने के लिए। यहाँ से हमारे समाज का अपवाद शुरू हो गया, यहाँ से हमारा समाज टूटना शुरू हो गया। परिवार का दूसरा व्यक्ति अगर बच्चे को डांटता था तो वो माँ उसका पक्ष ले जाती थी और उसके लिए पक्ष लेते ही बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाता। हमारे संस्कारों का हनन शुरू हो जाता, उसके संस्कार गलत दिशा की ओर जाना शुरू कर देते। इसलिए उस समय शिक्षा का अभाव था, ये मानते हैं। सब लोग शिक्षित नहीं करा पाते थे क्योंकि विद्यालय बहुत बहुत दूर थे। लेकिन आज विद्यालय तो दूर ही हैं, लेकिन आज तो विद्यालय यहाँ मानिए कि आपके चौके, चूल्हे, बिस्तर और आपके ड्रेसिंग रूम में तक विद्यालय पहुँच गया। वो कैसे पहुँच गया? वो आपको एक चैनल के माध्यम से, आपको मीडिया के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और वो चीज़ विद्यालय में जो पढ़ते थे आज हम बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दादा दादी के संस्कार उनके पास नहीं आ पाए और यहाँ तक कि वो हमारे संबंधियों को भी नहीं पहचान पाए। उसका कारण ये हुआ कि 5वीं क्लास में बच्चे को लखनऊ भेज दिया गया। वहाँ से लौट के वो सीधा नवोदय विद्यालय चला गया। वहाँ से लौट के कानपुर एजुकेशन कोचिंग में चला गया। वहाँ से जाके ग्रेजुएशन मेडिकल में करने चला गया और मेडिकल में ग्रेजुएशन करने के बाद छोटा सा बच्चा जब जवान होकर लौटा तो हमारे रिश्तेदारों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब बच्चों शिकायत हमारे पास आती थी कि आपका बच्चा हमें पहचानता नहीं। अब हम क्या कह सकते हैं? दोष हमारा। हम उनसे कहते थे कि इसमें उन बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा है। कि कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चा छोटे से गया है, न उसने दादी दादा का चेहरा देखा, न बुआ फूफा का चेहरा देखा, न परिवार के और किसी व्यक्ति का देखा, तो वो किससे पहचानेगा? वो पहचानेगा सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों में रहेगा। हम किसी भी रिश्तेदारी में अगर कोई प्रोग्राम है उसके लिए भेजना चाहें तो वो नहीं जाते। वो ये कहते हैं कि हमें कोई जानता ही नहीं,
भाई जाने का तब जब आओगे जाओगे। लेकिन उनके दोस्तों का अगर प्रोग्राम है तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना ही दूर हो, 700 किलोमीटर चले जाते हैं, चले जाके अपना प्रोग्राम करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन परिवार में नहीं मना सकते। यहाँ से विघटन शुरू हुआ। तो दूसरा बेटा बड़े शहर में रहा, कोचिंग की, बीटेक किया, ग्रेजुएशन के बाद एसएससी को पढ़ाने के लिए भी तैयारी की और आज वो अपनी कोचिंग दे रहा है। अच्छा टीचर है, अच्छा पढ़ाने वाला है, अच्छा योग्य है। बदायूं के अंदर एक कोचिंग खोली है जिसका नाम क्लेवर माइंड कोचिंग रखा है और वहाँ एसएससी के बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन माहौल वही कि वो अपने दोस्तों के साथ तो जा सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों के साथ नहीं जा सकते। रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब उन दूरियों को दूर करने के लिए ये हमारा दायित्व है कि हम उन दूरियों को कैसे दूर करें। उन समाज के लोगों को, उन लोगों को बड़ा मिलाने की कोशिश करें, मिलने की कोशिश करें, तब हम बच्चों में ये संस्कार दोबारा से पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज की ये प्रथा बन गई है, हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए जब वर ढूंढने के लिए जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उसका भाई कितने हैं, बहन कितनी है। अगर 2 भाई हैं, 3 भाई और बहन है तो वहाँ रिश्ता नहीं करेगा। जब आज रिश्ता नहीं करेगा तो कल के लिए कोई विघटन और कोई समस्या वाली बात होगी तो उसे समझाने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। आपका समाज परिवार टूटता रहेगा, टूटेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके साथ साथ एक विकृति और आई है, वो ये विकृति है कि आज लड़का अगर ग्रेजुएट है, नौकरी कर रहा है, तो उसे वाइफ भी नौकरी वाली चाहिए। जब आपको वाइफ नौकरी वाली चाहिए, लड़का नौकरी कर रहा है, तो न तो तुम दोनों में संयोग होगा, टाइम मिलोगे, न तो आप में भी संयोग होगा। अगर आप रह भी रहे तो आपके आने वाली औलाद, आपके आने वाली संतान में उनको संस्कार डालने के लिए कौन है? आया को घर पर छोड़ जाते हो, मारती है, पीटती है, क्या करती है वो जाने। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हो, वो क्या कैसे खिलाती है, कैसे रखती है, तुम आप जाने। जरा सा बच्चा बड़ा और आपने हॉस्टल भेज दिया या बोर्डिंग में भेज दिया, तो बच्चे के लिए संस्कार कहाँ से मिले? बच्चों को संस्कार नहीं मिले, बल्कि आपका परिवार टूटना शुरू हो गया। आपके मियाँ बीवी में ही उतने रिश्ते नहीं हैं, उतनी प्रगाढ़ता नहीं है जिसको भारतीय सनातन में कहा जाता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि एक जगह बैठे हुए 2 पति पत्नी और एक परिवार का दूसरा व्यक्ति आके कहता है, क्या आप इनकी पत्नी हो? महिला लाल ताल हो जाती है। मुझे पता था कि ये पति पत्नी है, लेकिन महिला लाल ताल हो जाती है। बोले कि ऐसा कैसे कह दिया आपने? मैंने क्या बात हो गई? हम पहुँचे सामने कि देखो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। मैंने कहा नहीं, गलत कह दिया आपने, ये पत्नी नहीं है। तो बोले बहू होगी। तो बोले बहू क्या, फिर लाल ताल होगी, बहू कैसे हो जाएगी? बहू नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ, न ये बहू है न ये पत्नी है। असल में जो आप नहीं समझ पा रहे, आप सनातन धर्म के आदमी हो, आप सनातनी सभ्यता के हो, आपने उसको सामाजिक परिवार को देखा है, लेकिन वास्तविकता में इन्होंने उस परिवार को नहीं देखा है। ये पति पत्नी नहीं है, ये बहू और पति नहीं है, बल्कि ये लाइफ पार्टनर हैं। लाइफ पार्टनर में और पत्नी में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू घर की मालिक होती है और वो कार्य करती है। बहू जैसे वाल्मीकि के लिए कहा गया था कि तू राम राम रटिए, और राम राम की जगह राम राम रटते रटते मरा मरा रटना शुरू कर दिया। वैसे ही बहू के लिए, बहू का मतलब है सास का हूबहू कार्य करे, हूबहू कार्य करे, वो बहू होती है, क्योंकि हूबहू का उल्टा बहू हो जाता है। तो वो बहू जो है होती तब होती थी, अब नहीं है। अब लाइफ पार्टनर है, तुम बराबर कमा रहे हो, मैं बराबर का कमा रही हूँ। तुम बर्तन मांजोगे तो मैं बर्तन मांजूंगी, तुम झाड़ू लगाओगे तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, नहीं तो नहीं घर नहीं चलेगा। नहीं, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो आप अपने घर रहिए, क्योंकि हम बराबर का कमा रहे हैं, हमारे आपका नहीं खा रहे हैं।
तो इसलिए आप ये समाज में बेघटन की एक स्थिति पैदा हुई। यहाँ से आगे बढ़े, जो आने वाली संतान थी, उस संतान के लिए आपने हॉस्टल में भेज दिया, उसे संस्कार नहीं मिले। अब संस्कार जब नहीं मिले, वो जैसे पढ़ा रहा जैसे रहा, उसके बाद अच्छी एजुकेशन होने के बाद वो चला गया विदेश में एजुकेशन प्राप्त की, और विदेश में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसने या तो सेटल्ड वहाँ हुआ, वो माँ बाप का अर्थ नहीं समझता, दादा दादी का अर्थ नहीं समझता। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि जब उसका परिवार, पिता मरा, पिता का देहावसान हुआ, उसको फ़ोन किया गया कि आपके पिताजी का देहावसान हो गया है और आप आ जाइए, इनका संस्कार करिए। बोले भाई साहब, मैं आपके खाते में रुपए डाले दे रहा हूँ, आप संस्कार कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है आने का, तब मैं बाद में आऊँगा। ऐसा भी देखा गया है। तो अब मान लीजिए इतना ऐसा नहीं हुआ, वो पत्नी आकर के उस घर पर रहने भी लगे, रिटायरमेंट लिया और घर पर रहने लगे। वो जीवन भर रहे। पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पढ़े लिखे योग्य सर्विस करने वाले अकेले जीवन भर रहे। अब घर पे आए और घर पे रहे, तो उन्होंने क्या काम किया कि ये बुजुर्ग तो हमारे जीवन में जी बहुत बाधा है, ये कहीं ना कहीं पंच करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं कि तुमने ये नहीं किया है, कि तुमने ये नहीं किया है, कि तुम बेटा ये नहीं कर रही हो, तुमने ये नहीं किया है, तुम ऐसा ले आओ, तुम्हें चाय बना के लाओ। बोले ये तो बहुत बेकार की बात है, हमारे यहाँ तो नौकर से मंगा लेते थे चाय, हमें तो नौकरानी से भी बदतर कर दिया है। बोले अब क्या करें? बोले अब एक ही तरीका है भाई, नौकरी तो दोबारा मिलेगी नहीं, अब इन बुजुर्ग को वृद्धाश्रम भेज दो। तब से शेल्टर हाउस तैयार हो गए, और उन शेल्टर हाउस में आप आज भी उठा के देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, गांव के अनपढ़ लोगों को, देहात के लोगों के बच्चे, माता पिता नहीं होंगे। माता पिता किनके होंगे? जो वेल एजुकेटेड हैं, पैसे वाले हैं, योग्य हैं, जो अपने घरों में रहते हैं और कुत्तों को पाल करके कुत्तों को कार में घुमाते हैं। उन्हें बाप को कार में घुमाने में शर्म लगती है। तो ये हाल है। अब जब इतना हुआ तो बाप जिस झोंपड़ी में रह रहा था, बाप जिस सोसाइटी में रह रहा था, उस सोसाइटी में उन्हें गंदगी लगती है, सोसाइटी बेकार लगती है, उस सोसाइटी को जाना नहीं चाहता। जब उस सोसाइटी को नहीं जाना चाहता तो सोसाइटी तो जहाँ है वहाँ रहेगी। अगर अच्छे लोग सोसाइटी में जाना शुरू कर दें तो उस सोसाइटी का उत्थान शुरू हो जाए, लेकिन वो सोसाइटी को स्वीकार नहीं करेंगे किसी तरह से, और वो अलग सोसाइटी बनाएंगे, अलग सोसाइटी में रहेंगे। यहाँ समाज का विघटन शुरू हो जाता है। अगर समाज को इकट्ठा करना है तो आपको बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने शुरू होंगे। संस्कार बच्चों को कैसे मिलेंगे? संस्कार मिलने का एक तरीका मेरे सामने स्पष्ट है कि मेरा परिवार में 2 बेटे 2 बहुएं एक साथ रहते हैं, और साथ रहने में मेरा बड़ा बेटा, बहू और बेटे जब सुबह काम पर जाते हैं तो मेरी पत्नी के और मेरे पैर छू के जाते हैं। वहीं मेरा एक नाती 1.5 साल का है, मात्र 1.5 साल का है। वो उसे देखने के बाद मुझे ताज्जुब था, मुझे अचानक ये देखने को मिला कि वो अपनी दादी बाहर से आई, दादी की गोद में बैठा, और बैठने के बाद उनसे चीज़ ली और खाई, और चीज़ खाने के बाद पानी मांगा, और पानी पीने के बाद फिर उतरा उनकी गोद से, उनके पैर छुए। तो हमें देख के ताज्जुब हुआ कि वाह भाई वाह, ये तो बच्चे में अभी से संस्कार पड़े हुए हैं। तो संस्कार बच्चा कहाँ से सीखता है? संस्कार सीखता है बच्चे परिवार को देख करके। सास के साथ जो बहू ने किया है, आगे वो बहू जब सास बनेगी तो उसको दूसरी आने वाली पीढ़ी की जो बहू होगी वो उसको वैसा ही चलन में ले जाएगी, वैसा ही उसको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर यहाँ का यही देता है, कहीं दूसरी जगह नहीं देता है, आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा। ये संस्कार लौटा के लाने के लिए आपको सबसे पहला कदम ये उठाना है कि अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए। और इज्जत करने के लिए आप योग्य आदमी हैं। माँ बाप अनपढ़ हैं तो अब वो अनपढ़ नहीं है, आप किताबों में योग्य हैं, आप शब्दों में योग्य हैं, आप शिक्षा में योग्य हैं,
लेकिन उस बुजुर्ग ने जो 90 साल संसार में काटे हैं, संसार में जो ठोकरें खाई हैं, संसार के साथ जो रहा है, उस संसार से जो सीख मिली है, वो सीख उसके दिमाग से नहीं निकलती है और वो सीख अपने आप बच्चों में घुस जाती है। इसलिए जब तक बुजुर्गों को सम्मान देना आप नहीं शुरू करेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी आपको सम्मान नहीं देगी। इस बात को याद रखें। और जो देखने से जो सीखा जाता है वो पढ़ने से नहीं सीखा जाता है। आज हमारे समाज में जो विकृति आई, वो विकृति क्यों आई है? विकृति आई सिनेमा से। सिनेमा के लोगों ने अपना पैसा पैदा करने के लिए, प्रचार करने के लिए उल्टी सीधी हरकतों वाली चीज़ों को आगे बढ़ाया और वो संसार बच्चों ने देखा और उसके साथ वो बढ़ते चले गए। आज समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि महिलाओं के वस्त्र छोटे होते चले जा रहे हैं और पुरुषों के वस्त्र बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पुरुष छोटा बिजनेस करता है, कुर्ते पजामा में काम चला लेता है और उससे और अच्छा बिजनेस हो जाए और आगे बढ़ जाता है तो उसके ऊपर जैकेट आ जाती है, और उससे और आगे बढ़ जाए तो कोट पैंट में आ जाता है। ये पुरुष की पहचान है। लेकिन नारी की पहचान क्या है? आज हाई स्कूल है, छोटी उसमें है तो सलवार कुर्ता होगा, और ग्रेजुएशन पहुंचने के बाद उसके वस्त्र आधे रह जाते। वो सोसाइटी मानते हैं उसके लिए, वो सोशल मानते हैं। अरे ये सोशल मानने का मतलब ये है कि तुम समाज को विकृत पैदा कर रहे हो, समाज में विकृति ला रहे हो। मैं किसी महिला की और उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने संस्कारों की बात कर रहा हूं। हम सन 70 का वो माहौल देखा है कि सड़क से पुराने कपड़े लेकर के लोग पहना करते थे और सबकी पहचान हो जाती थी। आज वो लोग पुराने कपड़े, नए कपड़े फाड़ फाड़ के अपना बदन दिखा दिखा करके चलते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? ये संस्कार नहीं है। अगर संस्कारवान बनना है तो आप शिक्षा से, शब्दों से नहीं, सामाजिक रिश्तों से, सामाजिक रीतियों से, सामाजिक चाल चलन से आप संस्कारित होंगे, तब आपका आगे का संस्कार। भारत आज ब्रिटेन की ओर, भारत के समाज के लोग ब्रिटेन की ओर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा तो दी लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। शिक्षा दी, संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए संस्कार न दे पाने की वजह से हम एकल होते चले जा रहे हैं और एकल होने की वजह से और एकल होते चले जा रहे हैं। एक साइंस का नियम है, जितना तोड़ोगे उतना शक्तिशाली होता चला जाएगा। तो नारी शक्तिशाली हो सकती है, पुरुष शक्तिशाली हो सकता है टूटने की वजह से, लेकिन समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। नारी अलग हो गई, पहले पति पत्नी थे, अब पति पत्नी के बाद लाइफ पार्टनर हो गए, और लाइफ पार्टनर के बाद जो स्थिति एक लिविंग रिश्ता चला है, लिविंग लाइफ वाला, ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक और हो जाएगा। मैं आने वाली पीढ़ी से, युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि लिविंग लाइफ वाले रिश्ते, इसको बिल्कुल बेंड कर दिया जाना चाहिए। अगर ये समाज में रहा तो भारत नहीं रहेगा, ये किसी और ही दिशा में चला जाएगा। ये रिश्ते नहीं होने चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए अब आपके लिए नए कानून फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, नए तरीके से अपनाना पड़ेगा। बच्चे के लिए शिक्षा तो दें, बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन शिक्षा ऐसी दें जो संस्कारवान भी हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो सामाजिक भी हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो बुजुर्गों के साथ उठने बैठने का भी मादा रखे। केवल मोबाइल ले लिया, आज का युग इतना संकीर्ण हो गया है कि आज घर में 4 बच्चे अगर हैं भी तो वो आपस में बात नहीं कर सकते। मियाँ बीवी अगर घर में बैठे हैं एक बेड पर, दोनों अलग अलग बात कर मोबाइल चला रहे होंगे, वो बात आपस में नहीं करेंगे। और जब तक आपस में बात नहीं करेंगे तब तक उनके मन के भेद, मन की व्यथाएं, मन की बातें नहीं निकल के आ सकती हैं। और जब तक नहीं निकल के आएंगी तब तक उनमें आपस में प्यार नहीं बढ़ेगा। पैसा कितना ही बढ़ा लो, पैसा जिंदगी नहीं होता है। वक्त पड़ने पर, कोई परेशानी आने पर सबसे पहला मित्र है तो अपनी पत्नी होती है। और पत्नी के साथ प्यार है तो पत्नी आपकी है, पत्नी के साथ प्यार नहीं है तो पत्नी आपकी नहीं है। बच्चे, जब पत्नी से प्यार नहीं है तो बच्चों से ही प्यार कहाँ होगा?
तो अकेले पड़े रहोगे। अब पड़ोसी तो आ नहीं सकता, क्योंकि आपके ही अंदर प्यार आपस में ही नहीं है, तो दूसरा आदमी आपके व्यवहार को देख रहा है तो वो नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने आपस में मित्रता बढ़ानी है, आपस में प्यार बढ़ाना है। ये लाइफ पार्टनर और लिविंग लाइफ वाले फार्मूले को ख़त्म करिए और समाज के साथ जुड़ कर के चलिए। अपने साथ बच्चों को, आज आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, सेवा के साथ चलिए। उनके द्वारा जो अब तक ग्रहण किया गया है, जो योग्यता ली गई है, उस योग्यता को आप ग्रहण करिए। आप गणित को नहीं प्राप्त करेंगे, आप इंग्लिश के शब्दों को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि उनके जीवन चक्र में जो अब तक घटा है उस चीज़ से आप अनुभव लेंगे और उस चीज़ से आप अनुभव लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आप आगे के लिए, समाज के लिए जोड़ सकते हैं। समाज को जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ पारिवारिक शिक्षा को भी साथ लागू करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको समाज में जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मेल जोल, प्यार भाव, सद्भावना रखनी पड़ेगी। इसका जीता जाता उदाहरण आपको कोरोना के टाइम में मिला था। कोरोना के टाइम में केवल वही परिवार, वही लोग दुखी हुए थे जो एकल थे। उस समय जो सामूहिक परिवार थे उन्हें कोई कष्ट नहीं था। सामूहिक परिवार में रह रहे थे, चाहे 1 साल और लग जाता तब भी वो अपना गुजारा कर लेते और एक दूसरे से मनोरंजन करते, बैठते, बात करते, उनका समय कट जाता। तो मैं इसके साथ साथ कि एक कविता आपके लिए थोड़ी 4 लाइनें दूंगा कि गुजरे कल का मारा हूँ मैं, वर्तमान बहलाता हूँ मैं, जिसमें अपनी व्यथा भरी है वो गीत ग्रह के गाता हूँ। वो बात मैंने आपके लिए बता दी कि हमारी जो पहले की जो संस्कार थे, जो रीतियाँ थी, रिवाजें थी, वो ऐसे ही खाली नहीं थी, ढोंग नहीं था। आज के लोग कहते हैं कैसे ढोंग करते रहते हो, वो ढोंग नहीं था। रीत हमारी भव्य निराली, कहते आज के लोग, कहते लोग ढोंग है खाली, चाल चलन व रीत रिवाजें टूट गई संबंध वाली, और उन्हीं की वजह से आज देख बिखरता परिवारों को चिंतातुर हो जाता हूँ मैं, गीत विरह के गाता हूँ। इसमें हमने जो कुछ किया, हमने खूब तरक्की की है, हमने खूब तरक्की की है और झोंपड़ी पक्की की है। हम कच्चे में रह रहे थे, झोंपड़ी तो पक्की की है। हमने खूब तरक्की की है और झोंपड़ी पक्की की है, बच्चे भेज विदेश दिए हैं, इतनी शिक्षा अच्छी की है, पड़ा अकेला तड़प रहा अब, मन ही मन पछताता हूँ मैं, गीत विरह के गाता हूँ मैं। लेकिन उस समय का हमारा जो माहौल था, उस समय गांव गली सब कच्चे थे, जब गांव गली घर कच्चे थे, जब आज तो शीश महल बना लिए, बड़े बड़े अच्छे बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम संस्कारित नहीं हो पाए। गांव गली घर कच्चे थे जब, रिश्ते सबसे अच्छे थे तब, मन में कोई द्वेष नहीं था, दिल भी सबके सच्चे थे तब। अब तो कौन हमारा जग में, समझ नहीं पाता हूँ मैं, गीत विरह के गाता हूँ मैं, गीत विरह के। आज एक प्रथा और चल गई है, अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार बड़े शहर में, देहात की नहीं कह रहा होता है, देहात में भी है, बड़े शहरों में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से ये कब चला जाए तो हम अपना काम शुरू करें, हम अपने ड्यूटी पर जाएं, अपना नाश्ता करें, चाय लें, सारा काम करें। ये चीज़ें आज स्थिति है, क्योंकि वो दो या एक लोग हैं, उन्हें ड्यूटी जाना है और तुम आके बैठ गए। आतिथ्य सत्कार करें कि अपनी ड्यूटी देखें, पेट को देखें? तो ये समस्या है उनके सामने कि पहले सोचा करते थे कि अतिथि हमारे घर आएँ तब हम मिलकर खाना खाएं। अब तो सबकी सोच यही है, जब ये जाएं तब हम खाएं। देख देख दिल रोता गीतम, इसीलिए कुलाता हूँ मैं, गीत विरह के गाता हूँ मैं, गीत विरह के गाता हूँ। इसी के साथ मैं ट्रू मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे विचारों को भारत की जनता के सामने, 140 करोड़ लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया, जो मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने जो अब तक कहा है, अगर किसी को बुरा लगा है
तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, और उसमें कोई त्रुटि है तो वो मुझे बता दे, मैं बार बार उसको प्रणाम करता अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।